हेलो मेरे बच्चों। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूं जहां से आपके 60 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 10 साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं। एंड ऑल्सो ये टॉपिक्स ना बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाते हैं। तो हमें ना इस टाइम पे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्विक रिविजन करना है। ऐसा ना हो कि हम बहुत घंटे बैठे हुए हैं और करते जा रहे हैं, रिविजन करते जा रहे हैं। दैट शुड नॉट बी आवर स्ट्रैटेजी, ताकि हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस कर सकें। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेटा मुझे याद आया कि आज शाम को 4 बजे मैं पूरी कंप्लीट 11th के 200 टॉप 200 क्वेश्चन, हैंड पिक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, जहां पे हर तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। ऑल्सो बेटा कल मैंने ना पूरी 11th करा दी थी, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस करी हैं विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। एंड ऐसे ही सिमिलरली इसी पैटर्न पे मैं 12th भी करवा दूंगी कल शाम को 4 बजे। और एक बार 12th हो जाएगा तो 12th के टॉप 200 क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी। तो ये सारे सेशंस लग चुके हैं, इनको जाके लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, सो दैट बेटा आप इनमें से एक भी सेशन मिस ना करो, क्योंकि इनमें रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। दोनों चीजें हमारी हो रही हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत जरूरी हैं आपके सिलेक्शन के लिए। एंड ऑल्सो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक ना मैं कॉमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, या फिर आप इस कोड को स्कैन करके भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बेटा वहीं पे मैं सारे अपने नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, डिटेल्ड हो, फॉर्मूला शीट्स हो, क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, सब कुछ मैं वहीं पे शेयर करती हूँ, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है या आपका जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला टॉपिक है आज वो है वेस्कुलर टिश्यू। देखो इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर कि बताओ, या फिर मैच द कॉलम पे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। ओपन वेस्कुलर बंडल्स वो होते हैं जहां पे केम्बियम आ जाता है बीच में, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। अब ये कहां होते हैं? डाइकॉट में होते हैं। कैसे याद रखोगे? ओपन द डोर, ऐसे करके याद कर सकते हो तुम, ओपन द डोर। तो डोर ओपन कर रहे हो तो मतलब डाइकॉट्स में ओपन होंगे, यानी कि केम्बियम होगा। मोनोकॉट्स में और लीव्स में, लीव्स चाहे डाइकॉट के हो, मोनोकॉट के हो, लीव्स में क्लोज्ड ही होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो मोनोकॉट में और लीव्स में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होंगे, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी केम्बियम। देन अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें कि आपस में अगर खुद का अरेंजमेंट देखें कि जाइलम और फ्लोएम खुद से कैसे अरेंज्ड है, क्या वो डिफरेंट रेडाई पे अरेंज्ड है या फिर सेम रेडियस पे अरेंज्ड है। तो अगर डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड हैं, जाइलम अलग पे, फ्लोएम अलग पे, तो हम उसको रेडियल बोलते हैं। एंड द एग्जांपल इज रूट आर से रेडियल। और अगर सेम ही रेडियस के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल। नाउ सिमिलरली बेटा कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल आपके ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन कब होंगे? जब केम्बियम होगा। एंड क्लोज कब होंगे? जब केम्बियम नहीं होगा। तो अब तो तुम्हें एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो ओपन कहां होंगे? डाइकॉट स्टेम में ओपन होंगे, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स। एंड क्लोज कहां होंगे? लीव्स में और मोनोकॉट में। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड कहां होंगे? लीव्स में एंड मोनोकॉट में। तो लीव्स किसी के भी हो, डाइकॉट या मोनोकॉट, सब में क्लोज ही होने वाले हैं। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, फिक्स करते हैं एल्गी हाफ ऑफ द टोटल CO2। एंड ऑल्सो जो एडिबल एल्गे हैं वो कौन से हैं? जो मेरा ट्रिक है दैट इज पुलासा को खाजा। पुलासा को खाजा मतलब हम इसको खा सकते हैं। पो से पोरफायरा, ला से लेमिनेरिया, सा से सारगैसम। ओके। देन प्रोटीन रिच एल्गा कौन सा है बेटा? क्लोरेला, जिसको स्पेस ट्रैवलर्स लेके जाते हैं कि उनका प्रोटीन का डिफिशियंसी ना हो। हाइड्रोक्लोराइड्स जो है वो कहां से मिलते हैं हमें? सीधा इसमें ना सीधा क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स हमें मिलते हैं ब्राउन एल्गे से, जैसे कि एल्जिन, एंड रेड एल्गे से, जैसे कि कैरोजीन। अगर तुम्हें नहीं याद रहता है कि ब्राउन एल्गे का कौन सा है, रेड एल्गे का कौन सा है, तो तुम ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ब्राउन आलू, ब्राउन से ब्राउन एल्गे, आलू से एल्जिन। रेड कैरेट, रेड से रेड एल्गे, कैरेट से कैरोजीन। देन अगार, अगार जो है वो किससे ऑब्टेन होता है, किससे मिलता है? क्या वो ब्राउन एल्गे है, क्या वो रेड एल्गे है? रेड एल्गे से मिलता है, एंड दैट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। टिश्यू कल्चर में यूज होता है अगार, अगार आइसक्रीम, जेलीज बनाने के लिए, क्रीम्स बनाने के लिए यूज होता है। देन बेटा पाथवे ऑफ स्पर्म, जो फ्रॉग में पाथवे ऑफ स्पर्म है एंड पाथवे ऑफ ओवम है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्पर्म की बात करते हैं, टेस्टिस में बने, देन दे आर गोइंग टू ट्रेवल इनटू, वो कहां जाएंगे? वास एफ्रेंशिया। याद रखना वास एफ्रेंशिया इसके पास कितने हैं? 10 से 12, 10 से 12। ओके। एंड इन दिस केस दे आर गोइंग टू एंटर द किडनी। तो यहाँ पे जो टेस्टीज है ना, उनका कनेक्शन रहता है किडनीज के साथ। दे आर कनेक्टेड विद द किडनीज। और मैं गायब हो गई थी, मैं वापस आ गई हूं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद बेटा कहाँ जाएंगे, बिडर्स कैनाल्स, देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका विच इज अ कॉमन चेम्बर जहां पे इनके ऑलमोस्ट सारे ट्रैक खुलते हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक हो, चाहे यूरिनरी हो, सब यहीं पे ओपन होते हैं। एंड देन क्लोइकल अपर्चर से बाहर चला जाएगा। फिर अगर हम ओवा की बात करें तो 2500 से 3000 ओवा एग्स एक साथ एक फीमेल फ्रॉग जो है वो ले कर सकती है। तो ओवरीज है, ओवरीज से बेटा कहां गया, बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी से ओविडक्ट ने उसको पकड़ लिया, फिर क्लोइका में, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर में, एंड देन बाहर। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लार्वा बनेगा, टेडपोल, एंड देन उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होके वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। अब अगर क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो है ना टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें बहुत बार मैच द कॉलम पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द कॉलम। कभी कभी स्टेटमेंट वाला भी है, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने मैच द कॉलम देखा है। अब देखो मेटासेंट्रिक क्या है, जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, मतलब दोनों आर्म्स एकदम इक्वल हैं, दोनों आर्म्स बिल्कुल इक्वल है, तो उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे। सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है सेंटर से, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक छोटी आर्म बन गई और एक बड़ी आर्म बन गई। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक क्या है, जब थोड़ा और मूव कर गया, मतलब थोड़ा सा एंड के पास चला गया, तो उसको हम बोल देंगे एक्रोसेंट्रिक। एंड पे ही चला गया, ठीक है, बिल्कुल एंड पे ही चला गया, तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। देन बेटा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम में, कि जो एंजाइम का को एंजाइम, को फैक्टर, ये वाला पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होगा सिंपल, सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, एक होता है कॉन्जुगेटेड, जो कि प्रोटीन से तो बना हुआ है, उसका प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको हम एपोएंजाइम बोलते हैं, लेकिन उसका नॉन प्रोटीन पार्ट भी है जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। सो नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं, दोनों मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि होलो एंजाइम क्या होता है, क्या एपोएंजाइम माइनस कोफैक्टर होता है, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर होता है। तो ये दोनों मिलेंगे तब जाके पूरा एंजाइम बनेगा, मतलब एक्टिव एंजाइम बनेगा। इसका मतलब है कोफैक्टर के बिना ये वाले एंजाइम यूजलेस हैं, इनएक्टिव हैं। अब कोफैक्टर, इस पे क्वेश्चन आता है। कोफैक्टर दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटालाइन आ जाएगा, ऑर्गेनिक फर्दर दो तरह का है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। कोएंजाइम अब ऐसे याद रखो, प्रोस्थेटिक पी से प्रोस्थेटिक, पी से पास। तो ऐसा कोफैक्टर, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एपोएंजाइम के साथ बहुत ही पास, बहुत ही टाइटली जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है, हीम फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, ठीक है, फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। देन इसका ही दूसरा जो टाइप है दैट इज कोएंजाइम। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, लेकिन ये बहुत टाइटली जुड़ा हुआ नहीं है एपोएंजाइम से, ये लूजली बाउंड है, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है अपना। जिसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NAD एंड NADP। अब इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कोफैक्टर है जिसके पास विटामिन B3 या नाइसिन होता है। तो ये बेटा इसके अंदर विटामिन B3 या फिर नाइसिन होता है NAD या फिर NADP में। देन यू हैव द मेटल आयन। मेटल आयन क्या करते हैं कि एक तरफ से जो मेटल है ना वो पकड़ेगा एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और दूसरी तरफ से सबस्ट्रेट को। तो ऐसे करके ये जो आपका रिएक्शन है उसको अंजाम देता है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिंक आयन फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, है ना, जिसको याद करते हुए हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। दिस इज वेरी सिंपल। देखो बच्चों, जो टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है, दैट इज वो वाला वॉल्यूम जो हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के हम टीवी देखते हैं ना, तो आराम से बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो क्या है, आराम आराम से सांस ले रहे हैं बिल्कुल नॉर्मली, तो दैट इज योर टीवी। अब अगर तुमने खींच के, ठीक है, सांस ली, मतलब तुम कितनी सांस अंदर भर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी सांस तुम मतलब फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो ये हो गया। अब टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन सब में सबसे ज्यादा होगा कितना, 2500 से 3000। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। एक और वॉल्यूम होता है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, वो लंग्स में ही रहेगा और रहना जरूरी भी है। निकल गया तो हम मर जाएंगे, पिचक जाएंगे हमारे लंग्स, फिर ना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रहता है, ये हमारे लंग्स में ही रहेगा, विच इज 1100 to 1200 ml। अब ये नहीं जाएगा, याद रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड ना एक आपकी वाइटल कैपेसिटी मैं बताने वाली हूँ। चलो यही बता देती हूँ। देखो बेटा, अब हम आगे करेंगे कैपेसिटीज। कैपेसिटीज वॉल्यूम को ऐड करके बनती हैं। अब देखो, जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो मतलब सांस हम ले सकते हैं, जो सांस हम बाहर निकाल सकते हैं, वो होगा ना इंपॉर्टेंट। जो हम
ना तो जिसको हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं, ना ही जिसका हम एक्सपीरेशन कर सकते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना। इन द सेंस कि जिसको मैं सांस ले सकती हूँ और बाहर निकाल सकती हूँ उस वे में। ऐसे मत बोलना कि मैम आपने अभी बोला था कि पिचक जाएंगे फिर तो लंग्स अगर बाहर निकल गई तो, वो नहीं, इतना रैंडम नहीं सोचना है। ऑल राइट, तो इसलिए ना जो हमारा वाइटल कैपेसिटी है वो इन तीनों को ऐड करके बनेगा, टीवी, आईआरवी एंड एक्सआरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि इसको तो मैं ना तो बाहर निकाल सकती हूँ ना अंदर ले सकती हूँ, है ना। इसका तो नहीं हो रहा एक्सचेंज, तो इसलिए अब बाकी भी देख लेते हैं। लेट अस से दिस इज योर लंग, ये तुम्हारा लंग है, तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। अब एक चीज बताओ, क्या तुम सारा टाइम जब भी सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो तुम बहुत फोर्सफुली सांस छोड़ते हो, आराम से सांस छोड़ते हो ना, ऐसे तो नहीं छोड़ रहे हो हर बार, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि वो जो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो तुम्हारे अंदर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट बिकम्स योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस द ईआरवी, क्योंकि तुम हमेशा नहीं निकाल रहे हो उसको, ये दोनों प्लस कर दो और तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। देन अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, वो मैंने डिस्कस कर ली। टोटल लंग कैपेसिटी, चारों को ऐड कर दो तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। अब बात रही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी की। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी हर एक में ऐड होगा, ठीक है। टीवी तो नॉर्मल सांस तो तुम लोगे ही लोगे, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल सांस तुम जो नॉर्मल सांस वाला है वो तो जाएगा ही जाएगा बेटा, अंदर हवा बाहर भी जाएगी, वो तो जाएगी जाएगी। उसके अलावा तुम कितनी हवा अंदर भर रहे हो एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, वो हो जाएगा तुम्हारा आईसी, मतलब एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें टीवी तो आएगा ही आएगा और आईआरवी आ जाएगा। एंड सिमिलरली एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टीवी तो आएगा ही आएगा एंड ईआरवी हो जाएगा, राइट। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इसमें हम दो चीज करेंगे, एक तो कि जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ saturation percentage saturation of hemoglobin with oxygen and with the partial pressure of oxygen, ठीक है, उसमें ग्राफ कैसा मिलता है मुझे, सिग्मोइड मिलता है, इट इज सिग्मोइड। यहां पे तुम देख रहे हो कि बिल्कुल एकदम सीधा हो चुका है, एसिम्प्टोट आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना वो 4 ही तो मॉलिक्यूल को लेके जा सकता है, 4 के बाद तो उसका सेचुरेशन हो जाएगा, तो तुम कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहो कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है ये राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा। तो राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा बच्चों, पहले लेफ्ट देखते हैं, क्योंकि एल से लेफ्ट और एल से लंग्स। तो लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब लंग्स के पास हो तुम, नॉट यू, बट जब हम कंडीशंस, उन कंडीशंस की बात करते हैं जो कि लंग्स के पास होते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है, टेम्परेचर कम है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसको भी याद रखना, इन पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कंडीशन में हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ और कौन से कंडीशन में हीमोग्लोबिन टूटेगा ऑक्सीजन से। तो ये वो जो कंडीशन है जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ेंगे, उसके वो कहां मिलेंगे, लंग्स के पास, एंड द ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट। इससे उल्टा कर दो, टिश्यूज के पास चले जाओ, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, CO2 ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, सो द ग्राफ इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड राइट। याद रखिएगा कि कौन से कंडीशंस हैं और किन कंडीशंस पे ग्राफ राइट पे जाएगा, किन कंडीशन पे लेफ्ट पे जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितनी बार पूछा गया है, दैट इज कि कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है, कौन से ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक है और कौन से यूरिकोटेलिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये मतलब मेमोरी बेस्ड ही है। और ये सारा ये पीडीएफ ना मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी आपको, सो दैट आप वो जो होता है ना कि लास्ट मिनट पे कुछ रिवाइज कर लो, कुछ जल्दी से रिवाइज हो जाए और जो एक प्रोडक्टिव भी हो, जिससे रिजल्ट भी हमें अच्छा मिले। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं। चलिए जी, अमोनिया की अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इंसेक्ट, मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। एंड ना ये जो अमोनिया होता है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है। दैट इज वाई ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का में ज्यादा मिलता है हमें इस तरह का एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड। एंड जो इसके दूसरे और फीचर्स क्या होते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिज्म ये शो करते हैं उनका बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है या फिर गिल्स के थ्रू वो डिफ्यूजन कर रहे हैं। यूरिया की बात करें तो जमीन पे जब आ गए, जो एनिमल थे जमीन पर आ गए तो उन्होंने ये अडेप्टेशन दिखाया। ये आपको अच्छा जरूरी नहीं है, अब तुम बोलोगे मैम फिशेज भी, तो बेटा कुछ फिशेज भी हैं जो ये शो करती हैं, मेरीन फिशेज हैं कुछ, लेकिन कुछ
आपके काफी सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स हैं जो ये शो करते हैं। अब ये ना थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए कम पानी चाहिए होता है। 1 ग्राम को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए होगा। एंड यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये दैट इज द किडनी। अब बात करते हैं, एक और कदम आगे चले गए कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करने के लगे। दिस इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे ना दे वेंट 1 स्टेप अहेड। कैसे? यूरिकोटेलिक जो थे ना वो जैसे कि लैंड स्नेल, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल, ये बेटा और भी ड्राई कंडीशंस में थे, तो मतलब इनके पास उतना पानी भी नहीं था कि ये यूरिया निकाल सके। तो इन्होंने क्या करा, थोड़ी और एनर्जी लगा के यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दिया, विच इज लीस्ट टॉक्सिक, और जिसको निकालने के लिए पानी भी कम चाहिए, 1 ग्राम के लिए 10 ml, और ये निकलता है पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इस पे भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया जिनको हम फ्लेम सेल्स भी बोल सकते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? प्लेटीहेल्मिंथिस, या जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, एनिलिड्स, ओके, सिफेलोकॉर्डेटा फॉर एग्जांपल एम्फिऑक्सिस। नेफ्रीडिया की बात करें तो ये एनिलिडा में मिलता है, जैसे कि अर्थवर्म। देखो एनिलिडा में आपको ना प्रोटोनेफ्रीडिया में मिल रहा है, लेकिन अगर अर्थवर्म आ गया ना तो आप एग्जांपल लिखेंगे नेफ्रीडिया। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच। एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ये हमें मिलते हैं क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन, और वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है। एक और टॉपिक जहां से काफी बार क्वेश्चन आता है, 2025 में भी आया था, एंड दैट इज कि कौन सा पार्ट किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन करता है और किस चीज का सिक्रीशन करता है। तो चलो देखते हैं फटाफट से। सो बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन हमें क्यों करना होता है? क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है ना, दैट इज नॉन सिलेक्टिव, वो नॉन सिलेक्टिव होता है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाती हैं, फिर हमें याद आता है कि अरे इसमें तो इंपॉर्टेंट चीज भी चली गई, तो वापस लेनी है। तो वापस लेनी है क्या? पीसीटी किसका रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है? तो गाना, ठीक है, गाना। जब हम गाना गाते हैं, तुमने अगर बचपन में गाना वाना गाया हो स्कूल में, तो पानी पिलाते थे ना, नमक वाला पानी पिलाते थे, तो ये ऐसे याद रखो, गाना गाओगे नमक वाला पानी पीना पड़ेगा। तो गाना, गाना से हो गया ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एंड ना से हो गया गाना, ठीक है। लेकिन नमक वाला पानी भी बोला मैंने, तो NaCl वाटर आ जाएगा, NaCl वाटर आ जाएगा। और यार हम चाहते हैं कि हमें एसिडिटी भी ना हो, तो क्या आ जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन भी आ जाएंगे। और पोटेशियम तुम याद रख लेना, है ना, अब हर एक चीज के लिए ट्रिक नहीं होती। ओके, अब अगर हम बात करें डीसीटी की, तो ये क्या रीअब्जॉर्प्शन करने वाला है? तो देखो बच्चों, नमक वाला पानी तो ये भी निकाल रहा है, और ये भी चाहता है कि एसिडिटी ना हो, तो बाइकार्बोनेट आयन ये भी निकाल रहा है। लेकिन ये जो है ना, इनका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा। देन यू हैव कलेक्टिंग डक्ट, यहां से पानी और यूरिया निकलेगा। एंड अगर मैं बात करूं हेनलेज लूप का, हेनलेज लूप का डिसेंडिंग जो है वहां वो पानी के लिए परमिएबल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हेनलेज लूप है डिसेंडिंग, वो किसके लिए परमिएबल है? वो पानी के लिए परमिएबल है। तो यहां से वाटर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, तो ये कॉन्सेंट्रेट कर देता है यूरिन को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास काफी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाता है, 1200 मिलीऑस्मोल, और हम स्टार्ट जो हमारा ब्लड था उसका कितना था? 300, तो 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम बना लेते हैं। और सॉल्ट को ये के लिए इम्परमिएबल। अब जैसे तुम ऊपर जाते हो तो उल्टी हो जाती है कहानी। कैसे? पानी तो अलाउड नहीं है, पानी के लिए तो ये इम्परमिएबल है, लेकिन ये NaCl मतलब सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। ओके, अब सिक्रीशन की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को बाद में रियलाइज हुई तो ज्यादा हो रही है बॉडी में, इसको निकाल दो यूरिन में, ठीक है, तो वो हम यूरिन में पोर कर रहे हैं। तो पीसीटी से क्या हो रहा है? सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया का। देखो बच्चों, हाइड्रोजन आयन हर एक पार्ट कर रहा है। हाइड्रोजन आयन पीसीटी ने भी करा है, हाइड्रोजन आयन डीसीटी ने भी करा है, और हाइड्रोजन आयन कलेक्टिंग डक्ट ने भी करा है। अब देखो, अमोनिया का सिलेक्टिव सिक्रीशन पीसीटी भी कर रहा है, डीसीटी भी कर रहा है, ठीक है, ये दोनों अमोनिया का भी कर रहे हैं। देन पोटेशियम का डीसीटी कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा ना इसको याद कर लेना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। Then we have another important topic, that is endospermous seed and non-endospermous seed. Basically जिन सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है उनको हम बोल सकते हैं एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकॉट, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट एंड कैस्टर विच इज अ डाइकॉट, लेकिन इसके पास क्या होता है? एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मस जिसके एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो जो कि ज्यादातर होता है डाइकॉट्स में, जैसे कि पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट। लेकिन ऑर्किड विच इज अ मोनोकॉट, उसमें भी आपको
एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड मिलते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अब नाउ ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो बच्चों न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होता है। वो होता क्या है, जो मेल जर्म सेल्स होते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब नाउ दे डिवाइड, वो माइटोसिस करेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे और वो सेल बनाएंगे। कौन से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, दे आर आल्सो डिप्लॉयड। अब यहाँ पे मायोसिस नहीं हुआ है तो ये भी डिप्लॉयड है, तो इसलिए इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि बताओ यू हैव प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितने उसमें क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, यू हैव सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने क्रोमोसोम्स होंगे। एनीवे तो अब इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मायोसिस होगा और बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ तुम्हारे पास पहला हेप्लॉइड सेल आ गया है। अब दूसरा मायोसिस भी होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड बन गया। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये तो बेचारा ऐसे गोलू गोलू सा है, ये बिल्कुल स्पर्म के जैसा नहीं दिखता है। अब इसमें होगा डिफरेंशिएशन, चेंजेस आएंगे कुछ, ये स्पर्म के जैसा थोड़ा बहुत दिखना शुरू करेगा। तो इस प्रोसेस को, ये ही वाले सिर्फ इसी स्टेप को स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा। देन अगला जो स्टेप है, सिर्फ यही वाला स्टेप, ओनली दिस स्टेप, ये जो हमारे स्पर्म्स हैं ये सर्टोली सेल के साथ जुड़े हुए थे नरिशमेंट के लिए। नाउ, और ये कहां बन रहे थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ के जाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो छोड़ के जाना पड़ेगा उस लंबे सफर के लिए। तो ये छोड़ के जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, तो क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन, स्पर्मिएशन, ऐसे याद रखना। ये पूरा प्रोसेस जो है ना, स्पर्म बनने तक जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखो, ओनली दिस स्टेप जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओनली दिस स्टेप जहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जा रहे हैं बाय बाय बोल के, उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। नाउ हार्मोनल रेगुलेशन, ये सब हो क्यों रहा था तो बेटा अच्छा, इस पे ना फ्लो चार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। 2024 में फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन आया था, एंड ऑल्सो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो आता ही रहता है इस पे। तो हाइपोथैलेमस, व्हेन यू नो द मेल्स दे रीच अ सर्टेन एज, मतलब 13-14 साल के हो गए तो प्यूबर्टी हिट होती है, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि किसको टारगेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करेगा। और फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन आपके दो तरह के हैं बेटा, एफएसएच एंड एलएच। FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone। अब FSH, अब ध्यान देना, FSH, ठीक है, FSH S है इसमें, तो ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा, और LH L है तो ये लिडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा। जब ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है तो इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स कौन से हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड्रोजन को, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को, जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होगा। देन एलएच एक्ट करेगा लिडिक सेल पे, जो कि एंड्रोजन बनवाएगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। देन पॉलिनेशन, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है दैट इज दिस ऑटोगेमी, क्लीस्टोगेमस फ्लावर, एंड ऑल्सो विंड पॉलिनेशन। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। ऑटोगेमी जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे कि क्लीस्टोगेमस फ्लावर, जो फूल कभी खुलते ही नहीं है, तो वहां पे तो बेटा क्या होगा, वहां पे तो पक्का ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एंड इन दिस केस ना आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एग्जाम्पल कौन सा है। एग्जाम्पल है कोविड में हम सब घर में बंद हो गए थे, तो ये वाले फूल कैसे हैं, ये भी बंद रहते हैं। तो COV, कोविड से याद रख लो, C से कॉमेलिना, O से ऑक्सैलिस, V से वायोला, जिसका कॉमन नेम पैंजी होता है। एडवांटेज क्या है कि बिना पॉलिनेटर के भी हम पॉलिनेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि बंदी है फूल, तो जब जैसे एंथर्स रप्चर होंगे तो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। कैस्मोगेमस फ्लावर जो ओपन हो जाते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करने वाले हैं। अनदर पॉलिनेशन जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इज विंड पॉलिनेशन, जिसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। ये काफी प्रिमिटिव टाइप का होता है बच्चों, जैसे कि ज्यादातर ग्रासेस में होगा, जिम्नोस्पर्म में यही वाला होता है। ग्रासेस जैसे कि वीट, राइस में, शुगर केन, ये सब ग्रासेस हैं। पॉलन इनके कैसे, नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होते, क्योंकि अगर चिपकेंगे तो फिर हवा में उड़ने का क्या फायदा। एंथर वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल मतलब ऐसे अटैच्ड है, ताकि जब हवा चले तो वो ऐसे ऐसे फ्लटर करे और ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करे। स्टिग्मा इन स्टाइल फेदरी होते हैं, जैसे कि
आपने भुट्टा खाया होगा, मक्की खाई होगी, उसके कैसे वो बाल से नहीं होते हैं, वो क्या है, दे आर मेंट टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, जिसको ईयर्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन जो एनटीए ने पूछा था, ईयर्स, टेसल्स, तो बेटा टेसल्स ना मेल पार्ट होते हैं, वो पॉलन को ट्रैप नहीं करेंगे, वो पॉलन को डिस्पर्स करने के लिए होते हैं। पॉलन बना के फिर अब डिस्पर्स करेंगे ना, ट्रैप नहीं करेगा। टेसल इज द मेल पार्ट, ईयर इज द फीमेल पार्ट। एक ही सिंगल ओव्यूल होगा एक ओवरी में, ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, और जनरली इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन इनिशियली स्लॉटर्ड कैटल्स, पिग्स, इनके पैनक्रियाज से लिया जाता था। अब वो इंसुलिन हमारे इंसुलिन से थोड़ा डिफरेंट तो होता था, तो उसके हाई डोजेस भी लगते थे वही इफेक्ट लाने के लिए, लेकिन एलर्जी भी होती थी उससे, सो इट वाज नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या था, ह्यूमिलिन, हमारा खुद का इंसुलिन, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब क्या करना है, बनाने से पहले मुझे उसका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, जो चीज मैं बनाना चाहती हूँ। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में इनएक्टिव स्टेज में बनता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, जिसके पास 3 पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए बी सी। ए सबसे छोटा है 21 अमीनो एसिड का, बी 30 अमीनो एसिड का, एंड सी सबसे बड़ा है 31 अमीनो एसिड का। अब जब मुझे मेच्योर इंसुलिन बनाना होता है ना, तो इसमें से सी पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है और ए और बी को जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। दिस इज द इंसुलिन। अब इसको बनाया कैसे, एली लिली कंपनी 1983 में, अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। क्या करा, ए पेप्टाइड का डीएनए सीक्वेंस ले लिया, बी का ले लिया, ए पेप्टाइड को प्लाज्मिड के थ्रू होस्ट में डाला विच वाज इकोलाई, एंड सिमिलरली बी पेप्टाइड को प्लाज्मिड के थ्रू होस्ट में डाला इकोलाई। अब इन्होंने क्या बना दी, ए चेन बना दी, बी चेन बना दी, और इन्होंने दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, और बन गया ह्यूमन इंसुलिन। अब बेटा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज द ड्रग्स वाला टॉपिक। तो मैंने ना यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं आपको दे दूंगी। इसमें क्या है ना कि इसमें मेमोरी बेस्ड ही है सब कुछ, और ना इसमें जो पिक्चर्स दिए हुए हैं बुक में, ठीक है, जो प्लांट के पिक्चर्स दिए हुए हैं, एंड ऑल्सो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑफ वेरियस ड्रग, वो भी करना है ना, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको तुम एक बार देख लेना, मैंने प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है जिससे तुम्हारा ये इजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको रिवाइज कर लेना और डू लेट मी नो कि कैसा रहा सेशन। एंड बेटा आज 4 बजे जरूर पहुंचना है, क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन के सिलेक्शन मुश्किल होता है ना, और अभी जो ये टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ना, है ना। ओके चलो बच्चों, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।